नमस्कार दोस्तों, बिग लर्निंग के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के प्रश्नों को यानी 2019 में जो प्रश्न यूपी पीसीएस में पूछे गए थे उन सारे प्रश्नों की चर्चा आज हम क्लास में करने वाले हैं। तो देखते हैं कि 2019 में कौन कौन से प्रश्न आपके भारतीय राज्य व्यवस्था से पूछे गए थे। आज का जो पहला प्रश्न है कि पंचायतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहां पे पहला जो आप दिया है कि 50% सीटें अनुसूचित जनजाति के महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। दूसरा यहां पे दिया है आपसे ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गांव के रहने वाले सभी लोग होते हैं, ठीक है। तीसरा कह रहा है मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगी। कहां पर? मध्यवर्ती स्तर पे पूछ रहा है, क्या होना चाहिए? एक पंचायत होगी। यहां पे दिया है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनना है, यानी इसमें से देखना है 1 2 3 में से कौन सा सही है, उसी में से आपको क्या चुनना है? सही उत्तर का आपको चयन करना है। कूट दिया है कि केवल एक सही होगा, बी दिया है 2 और 3 सही होगा, सी दिया है 1 और 2 सही होगा, और डी आपका दिया है कि केवल 3 सही होगा, ठीक है। तो देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। जब हम बात करते हैं कि 50% सीटें अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, ठीक है। जब भारतीय संविधान का हम अनुच्छेद क्या पढ़ते हैं? अनुच्छेद 243 का यदि हम डी की बात करते हैं, किसकी? 243 डी के में कहा गया है कि जो आरक्षित स्थान है, आरक्षित स्थानों में कम से कम 1/3 स्थान, यानी कितना? जो आरक्षित स्थान है उसमें 1/3 स्थान किनका होना चाहिए? अनुसूचित जातियों का होना चाहिए या अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं के लिए क्या होनी चाहिए? आरक्षित होनी चाहिए, ठीक है। कितना? 1/3। यहां पर कितना दिया है? 50% दिया है, तो इसलिए एक क्या होगा? सही नहीं होगा। तो ए वाला ऑप्शन क्या होगा? एलिमिनेट हो गया, कट गया। अब देखेंगे कि ए और किसमें है, तो आप देखेंगे कि ए का जो ऑप्शन दिया गया है वो किसमें है? सी में भी है, तो सी भी नहीं होगा। अब आपके पास बचता है या तो 2 सही होगा या तो 3 सही होगा, यानी कहने का है या तो बी वाला सही होगा या तो डी सही होगा। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा यहां पे आपके कह रहा है कि ग्राम निकाय, किसकी बात कर रहा है? ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गांव के रहने वाले सभी लोग क्या हैं? होते हैं। तो अनुच्छेद 243 किसका? 243 बी की बात करते हैं, ठीक है। 243 बी में क्या है कि गांव के सभी लोग नहीं होते हैं, जो उसमें क्या होते हैं? वयस्क लोग होते हैं, उनकी बात कर रहा है यहां पर। कौन? यहां पर वयस्क लोग, यानी जिनकी उम्र कितनी है? 18 वर्ष पूरी कर लिए हैं, उनकी बात कर रहा है। तो ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गांव के रहने वाले सभी लोग होते हैं, तो यह भी क्या होगा? एलिमिनेट हो जाएगा। तो 2 भी यहां पे क्या होगा? कट हो जाएगा। इसलिए आपका जो सही उत्तर है, सही उत्तर क्या है? केवल 3, यानी मध्यवर्ती स्तर पर क्या होगी? मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न क्या है? यह फैक्ट पूछा हुआ है, फैक्ट जो आपको रटने पड़ते हैं। किसने कहा भारत एक क्या है? अर्धसंघात्मक राज्य है। अर्धसंघात्मक राज्य पूछ रहा है, तो जो ऑप्शन पूछ रहा है आपसे, ऑप्शन दिया हुआ है कि लॉर्ड ब्राइस ने कहा, या आइवर जेनिंग ने कहा, या एच.डी. लॉस्की ने कहा, या केसी वियर ने। तो इसका जो सही उत्तर है, केसी वियर महोदय ने क्या कहा था? भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है, ठीक है। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए माना गया है तथा दूसरे को क्या है? कारण आर कहा गया है। क्या कहा गया है? कारण आर कहा गया है, ठीक है।
कथन ए में क्या कह रहा है? कथन ए कह रहा है केंद्रीय कानूनों का संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है। ठीक है, कारण कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है। ठीक है, तो आपने हमेशा पढ़ा होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, यानी उच्चतम न्यायालय है, वो संविधान का क्या है? संरक्षक है। इस तरह आप देखें कि क्या होगा, हमारा कारण तो सही है, अब जानना है हमें कि जो कथन कह रहा है वो कथन सही है कि नहीं। यानी केंद्रीय कानूनों का संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है। यानी जब हम केंद्रीय कानून की बात करते हैं, केंद्रीय कानूनों की जो संवैधानिक वैधता है, उस संवैधानिक वैधता के संदर्भ की यदि हम बात करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ क्या है, उच्च न्यायालय के भी कुछ अधिकार है। यानी सर्वोच्च न्यायालय की तरह उच्च न्यायालय भी संसद अथवा राज्य विधानमंडल द्वारा किसी अधिनियमित किसी कानून की वैधता का क्या करता है? परीक्षण कर सकता है। क्या करता है? परीक्षण कर सकता है, तथा संविधान के उपबंधों के अनुसार न होने पर भी उसे क्या कर सकता है? असंवैधानिक घोषित कर सकता है। तो इसलिए क्या होगा? इसलिए ए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, परंतु आर क्या होगा? सही होगा। इसलिए इसका जो सही उत्तर है वह डी होगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण क्या कहा गया? आर का है। कथन ए कह रहा है केंद्रीय कानूनों को संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय को अनन्य अधिकारिता है। तो पहले इसको समझते हैं क्या है। यानी जब हम केंद्रीय कानून की बात करते हैं तो केंद्रीय कानून की जो संवैधानिक वैधता है, संवैधानिक वैधता के संदर्भ में क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालय को भी अधिकार प्राप्त है। यानी जैसे सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हाई कोर्ट को भी क्या है? अधिकार दिया गया। अब सर्वोच्च न्यायालय की तरह उच्च न्यायालय भी क्या करेगा? संसद, कहां पे? संसद या राज्य का विधानमंडल, राज्य का विधानमंडल द्वारा कोई भी यदि अधिनियमित पारित करता है, यानी कोई भी अधिनियम पारित किया जाता है, यानी सर्वोच्च न्यायालय की तरह उच्च न्यायालय भी संसद अथवा राज्य विधानमंडल, किसका? संसद अथवा राज्य विधानमंडल द्वारा किसी अधिनियमित यानी किसी कानून की वैधता का क्या कर सकता है? परीक्षण कर सकता है। यानी मान लीजिए संसद ने क्या किया? कोई कानून बनाया, संसद या राज्य विधानमंडल, इन लोगों ने कोई कानून बनाया, तो इस कानून पर क्या है? जैसे सुप्रीम कोर्ट नजर रखता है, देखता है, उसी प्रकार हाई कोर्ट भी इसको क्या कर सकता है? देख सकता है। ठीक है, इसकी जांच कर सकता है, लेकिन संविधान के उपबंधों को क्या कर सकता है? असंवैधानिक घोषित भी कर सकता है। ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को लगता है कि यह क्या है? असंवैधानिक है, तो इसे असंवैधानिक घोषित कर देगा। लेकिन हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध, यानी हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया, यानी जैसे कोई कानून बनाया संसद ने, ठीक है, अब हाई कोर्ट ने क्या किया? ये कानून है, हाई कोर्ट ने क्या किया? उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो जब हाई कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो असंवैधानिक हो जाएगा। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, यानी उसमें भी अपील की जा सकती है। तो दूसरा यहाँ पे कारण क्या कह रहा है? कारण कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है। तो सर्वोच्च न्यायालय क्या है? यानी सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान का संरक्षक है। तो इस प्रकार हुआ कि इसका जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। यानी ये फैक्ट क्वेश्चन पूछा है, तो पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है इसकी पूछ रहा है। तो 24 अप्रैल को, 24 अप्रैल को क्या होता है? पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो पहली बार अब यहाँ पे प्रश्न बनता है कि पहली बार पंचायती राज दिवस कब मनाया गया था? तो पहली बार पंचायती राज दिवस 2010 को मनाया गया था। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई? यानी किस अनुच्छेद में यह दिया गया है कि
श्रमिकों का प्रबंधन की बात किया गया है। ऑप्शन आपके यहां पर दिए गए हैं, अनुच्छेद 38, दूसरा है अनुच्छेद 39, तीसरा है अनुच्छेद 45 और डी ऑप्शन है अनुच्छेद 43A की बात कर रहा है। जब हम 42वां संविधान संशोधन, किसकी बात कर रहे हैं? 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन कब किया गया था? 1976 में। कब किया गया था? 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया था। 42वां संविधान संशोधन द्वारा भाग 4, कहां पे बात कर रहा है? भाग 4 की बात कर रहा है। भाग 4 में डीपीएसपी के तहत, यानी भाग 4 में आप डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, उस नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत जो अनुच्छेद 43A है, इस 43A के माध्यम से श्रमिकों के प्रबंधन की भागीदारी क्या की गई है? सुनिश्चित की गई है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? विधिक स्वरूप पूछ रहा है। ठीक है, तो यह लागू किया जा सकता है, यह लागू नहीं किया जा सकता है, विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसको समझते हैं। ठीक है, कि यह लागू किया जा सकता है या लागू नहीं किया जा सकता है, विशेष परिस्थितियों में। जब हम बेरूवारीवाद की बात करते हैं तो बेरूवारीवाद कब आया था? 1960 में। बेरूवारीवाद 1960। ठीक है, बेरूवारीवाद कब आया था? इसको हम बेरूवारीवाद बोलते हैं। ठीक है, या कहीं कहीं बेरूवारीवाद भी मिलता है। तो बेरूवारीवाद में यानी 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की प्रस्तावना को क्या किया? संविधान का अंग नहीं माना। यानी जो प्रस्तावना है, यानी जो हमारी ये प्रस्तावना की बात करा, इसको क्या कहा कि ये संविधान का अंग नहीं है, यानी संविधान का अंग नहीं है। ठीक है, संविधान का अंग नहीं माना प्रस्तावना को। परंतु जब केशवानंद भारतीवाद आया, केशवानंद भारतीवाद कब आया? 1973 में। केशवानंद बाद आता है 1973 में, यानी लगभग 13 साल बाद। 13 साल बाद सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? अपने निर्णय यानी यू टर्न लेता है। यानी यू टर्न का मतलब आप देखते हैं कि कोई सड़क जा रही है तो हम क्या कर रहे हैं? जा रहे हैं, वहां से यू टर्न ले रहे हैं। ठीक है, वहीं पे आने के लिए। यानी प्रस्तावना के जो बात बेरूवारीवाद में कहा कि यह संविधान का अंग नहीं है, लेकिन केशवानंद भारतीवाद आया। केशवानंद भारतीवाद में वही सुप्रीम कोर्ट कहता है कि यह क्या है? संविधान का भाग है। इसे क्या, इसमें क्या होगा? यानी यह अब क्या है? प्रस्तावना यानी संविधान का अंग है। और यह निर्णय दिया कि संविधान के जो भी अस्पष्ट क्षेत्र हैं, यानी संविधान में कहीं जो कुछ बातें की गई हैं वो अस्पष्ट नहीं है, तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं? प्रस्तावना की सहायता ले सकते हैं। तो ठीक, तो इसका उत्तर क्या होगा? कि यह लागू नहीं किया जा सकता है, इसकी हम सहायता ले सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वह क्या है? बी है।